हेल्थ सायरन प्रस्तुत करते हैं वो स्वस्थ, तंदुरुस्त रहना और अपने शरीर को इस दिशा में जाने के लिए ये मालिका का एक भाग पेश कर रहे हैं। इस बातचीत से शरीर, प्रतिकार शक्ति, उसके लाभ और अपने तन मन को अधिक सुदृढ़ और प्रसन्न रखने की तरकीबें सीखे, यही उनकी उम्मीद है। हम अब काफ़ी कुछ एक प्रभावशाली बात कहने जा रहे हैं। जो कहावत है कि जब हम कुछ ज़्यादा जानते हैं पढ़ाई करने से, सीखने से, तो हमको एहसास होता है कि हमको इतना ज़्यादा जो लग रहा है उतना नहीं आ रहा है। ये कौन से भी क्षेत्र में हो, भले सिखाने वाले गुरु की बात हो या कोई काम करने वाले हो, साइंटिस्ट वाले हो या बिजनेस में हो, उन सबको जैसे जैसे वे यशस्वी होते रहते हैं ज़िंदगी में, उनको ध्यान में आता है कि जितना हम ज़्यादा जानकारी होती है तो हमें महसूस होता है कि हमको कितना कम आता है। ये अगर तुम एक तज्ञ भी हो, अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी कुछ पढ़ाई की है या पूरी पढ़ाई की है, तो भी आपको ध्यान में आता है कि जो अपने क्षेत्र में है उसके बारे में काफ़ी जानकारी है, लेकिन दुनिया में बाकी जो चीज़ें हैं उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो ये जो कहावत है कि हम ज़्यादा जानने से महसूस कर लेते हैं कि हमको कितना कम आता है, वो बिल्कुल सच है। अब आगे जाके हम थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहते हैं कि हम जो संस्थापक है कि निरोगी कैसा रहे या बीमारी को दूर करने से कैसा हो सके, इसके बारे में जो हमारी सोच है वो कोई नई बात नहीं है। हमें यहाँ अभी कहना पड़ रहा है क्योंकि हम कलियुग में हैं, लेकिन जब हम युगों युगों की बात करते हैं, समझ लो सत्य युग या त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग, तो सत्य युग की जब तुलना करते हैं तब ध्यान में आता है कि सत्य युग में लोग बिल्कुल स्वस्थ होते थे, तबीयत तंदुरुस्त होते थे, खुश होते थे, बिल्कुल शिस्त से रहते थे, कहीं झूठ बोला नहीं करते थे, कसरत ठीक ढंग से करते थे वक्त पे, और तबीयत तंदुरुस्त खाना खाते थे और सच्चे दिल से काम करते थे। तो ये सब सात्विक चीज़ें जब आती है तो तबीयत तंदुरुस्त होना बिल्कुल साहजिक है। लेकिन अब जो हम कलयुग तक पहुंच गए हैं, धीरे धीरे गाड़ी बिगड़ती जा रही है युगों युगों से, और कलयुग में कई हजारों सालों से ध्यान में आया है कि अपने जीवन में काफ़ी कुछ तनाव होता है, काफ़ी कुछ बीमारियां होती है, काफ़ी कुछ दिक्कतें होती है। हम तो ठीक से कसरत नहीं कर पाते, हम सोच समझ के कितने भी चीज़ें नहीं करते हैं, खाना पीना हम बिल्कुल बेफिक्र से खाते हैं, वो भले अपने फ़ायदे के लिए हो या ना हो। तो इस हिसाब से हम तबीयत को बिगाड़ रहे हैं। तो कलयुग की ये जो बात है वो सभी को महसूस करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया में कलयुग के हिसाब से ऐसा हो रहा है। इसीलिए हमें संस्थापक कहा जा रहा है, क्योंकि हमने ये जो चीज़ है कि निरोगी रहने का संकल्प किया है और उस हिसाब से बात जो कर रहे हैं उसके बारे में हमें आपको एहसास दिलाना है। आगे चल के हम बात करेंगे कि निरोगी रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हमें ऐसा ज़रूरी है कि हम बीमारी से दूर रहें। बीमारी से दूर रहने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। अपना अति जीवन जो है उससे हट के हमें जीवित रहना या उत्साहित रहना बहुत ज़रूरी है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई पैसे नहीं हो तो मैं बिल्कुल चलते फिरते चला जाऊँगा, लेकिन अगर मेरे पास काफ़ी पैसे हैं तो मैं फिर गाड़ी से, लग्जरी कार से, एयर कंडीशन कोच से चला जा सकता हूँ। उसी तरीके से जब हम तंदुरुस्ती की बात करते हैं तो वहाँ भी वही बात होती है।
जब तंदुरुस्ती की बात आती है अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो ध्यान में आता है कि अगर हम दिल खुश रहे, अच्छे रहे, उत्साहित रहे तो मज़ा आता है जीवन में। लेकिन अगर हम अति जीवित रहे कि कैसे वैसे हम संभाल रहे खुद को, तो फिर जीवन में दिक्कतें बढ़ जाती है। उसी हिसाब से अगर हम तगड़े रहे, पहलवान की तरह तबीयत तंदुरुस्त रखे, तो हमें जीवन जीने में मज़ा आता है। लेकिन अगर हम वीक रहे, ताकत कमज़ोर रहे, तो फिर वो बीमारी अपने पास जल्दी आ सकती है। उस हिसाब से हम आपको बताना चाहते हैं। अभी ये जो बात हम कह रहे हैं वो संकल्पना प्रतिकार शक्ति के बारे में है। तो प्रतिकार शक्ति जब हम करते हैं तो प्रतिकार शक्ति 3 प्रकार की होती है। प्रतिकार शक्ति संभाल के रखना, प्रतिकार बचाव करना, प्रतिकार शक्ति का बढ़ाना या उन्नति करना, और ये दोनों मिला के प्रतिकार शक्ति का विकास करना। जब हम प्रतिकार शक्ति का बचाव करना की बात करते हैं तो वो अपने लाइफस्टाइल पे है, जीवन शैली पे है। जब हम प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने की बात करती है, उसमें खाना पीना, सोना, काम, वो सब चीज़ें आती है। वो भी जीवन शैली की ही बात है, लेकिन उस पर एक्टिव बात की जाती है। और ये दोनों मिला के हमारी प्रतिकार शक्ति को विकास मिलता है। ये इसका फ़ायदा क्या? अगर हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़िया हो तो हम तंदुरुस्त रहते हैं, हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। और शायद अगर प्रतिकार शक्ति बढ़िया हो तो जो कोई बीमार है उनकी बीमारी कभी कभी दूर भी हो सकती है। लेकिन वो उन पर निर्भर है कि वो किस ढंग तक अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं और उसका फ़ायदा उनकी बीमारी को कितना हो सकता है। अभी रहा प्रतिकार शक्ति के बारे में। प्रतिकार शक्ति किसके काम आती है और प्रतिकार शक्ति क्या है? प्रतिकार शक्ति ये चीज़ है जिससे हम अपने दुनिया के मौसम से तबीयत को तंदुरुस्त रखते हैं। सो समझ लो ज़्यादा ठंड हो या ज़्यादा गर्मी हो या बारिश हो तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमें कोई तनाव हो जीवन में या बारीक सारीक छोटी मोटी बीमारी हो तो उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो प्रतिकार शक्ति का फ़ायदा ये है कि हम अपनी तंदुरुस्ती संभाल के कोई भी हमें अड़चन आए तो उस पर से मात कर सकते हैं, भले हो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो या आध्यात्मिक हो, जो अपने जीवन में आ जाता है। ये तो आने वाले ही हैं अलग अलग ढंग के हिसाब से। शायद शारीरिक मानसिक मिल के आएंगे या मानसिक भावनिक मिल के आएंगे, तो ये कुछ चीज़ें अलग अलग नहीं आती है। अब चले हम प्रतिकार शक्ति के बारे में आज के जीवन में उस पर ध्यान देने। तो हम जब जांच करने जाते हैं कोई भी चीज़, तो जांच करते वक्त हम आजकल ब्लड टेस्ट का हिसाब कर लेते हैं। तो जांच करने से हमने अभी समझ लो हमने हीमोग्लोबिन देख लिया। तो हीमोग्लोबिन के बारे में जब हम जांच करते हैं तो उसका नॉर्मल रेंज होता है 12 से 16 तक। अगर 12 से 16 तक अपना हीमोग्लोबिन हो तो हम उसे नॉर्मल कहलाते हैं। लेकिन उसमें अगर 13 हो या 15 हो, उसमें ज़्यादा फ़र्क हम देखा नहीं जा रहा है। अगर 12 के नीचे हो तो हम समझ लेते हैं कि बीमारी काफ़ी है, कुछ तो करना ज़रूरी है, इलाज करना ज़रूरी है। मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ। जब मैं जवान था तो मेरा हीमोग्लोबिन 15-16 के रेंज में था। आजकल मेरा हीमोग्लोबिन 13 पे है। डॉक्टर साहब से बात की तो वो कहते हैं अरे ठीक है यार, सब नॉर्मल है, काय को फिक्र करते हो। लेकिन अगर मेरा हीमोग्लोबिन 14, 15 या 16 बन सकता है और उसके लिए कुछ चीज़ें समझ लो मेरे जीवन शैली या कुछ खाना पीना में बदलाव करके अगर वो फ़र्क बन सकता है, तो क्या मैं जवानी की तरह तबीयत तंदुरुस्त रह सकूँगा? तो इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर लोगों ने इतना अभ्यास नहीं किया, ऐसा लग रहा है। ये मेरा अनुमान है। अभी हम उसी तरह जब लाल पेशी या सफ़ेद पेशी के बारे में देखें तो वहाँ भी श्रेणी की बात होती है और उस श्रेणी के हिसाब से हमें नॉर्मल कहा जाता है और उसमें ऊपर नीचे होने से उसमें ज़्यादा फर्क देखा नहीं जाता। अब हम आएंगे लिवर फंक्शन टेस्ट पे।
तो लिवर फंक्शन टेस्ट मतलब जिगर का टेस्ट। जब हम जिगर के टेस्ट की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि जब जिगर का टेस्ट नॉर्मल आता है लेबोरेटरी से, तो उसका मतलब है कि हमारा जिगर 40 या 45 ही काम कर रहा है। उससे ज़्यादा काम करता हो तो जिगर के बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। उस हिसाब से अगर 40-45% तक काम कर रहा है उसका मतलब होगा कि हम नॉर्मल है। तो हमें कभी भी ऐसी जानकारी नहीं होती है कि हमारा जिगर 80%, 85% काम कर रहा है, 90% काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। इसका फ़ायदा है कि हम नॉर्मल रेंज में हैं, हमारी जीवन शैली ठीक से चल पाएगी। लेकिन इसका दुर्गुण भी ऐसा है कि काफ़ी कुछ लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं, कोई अलग ड्रग्स का सेवन करते हैं, या कोई मरीज़ जो काफ़ी कुछ दवाइयाँ लेके भी कुछ कर रहे हैं जिन्हें हम टॉक्सिक कहते हैं, तो उससे जिगर पर काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है, असर हो जाता है। और अगर वैसा हो तो उनका जिगर अगर 45% टेस्ट करने से नॉर्मल आ गया तो उनको लगता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, तो मैं दारू पी सकता हूँ, सिगरेट पी सकता हूँ, तंबाकू का सेवन कर सकता हूँ, और उनको लगता है वो सब बिल्कुल ठीक ठाक है। ये उसका दुर्गुण है। चले आगे किडनी के बारे में देखें तो किडनी के बारे में ऐसे कुछ थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन अब इस बार उस पर हम बात नहीं करेंगे। आगे चलेंगे पीएच के बारे में। पीएच बात यह है कि खून जब तपासा जाता है, जांच की जाती है, तो उसका एसिड या अल्कलाइन लेवल जांचा जाता है। तो जब उसका एसिड या अल्कलाइन लेवल जांचा जाता है उसको कहते हैं पीएच। तो बदन अपने खून का पीएच 7.35 to 7.45 होना ज़रूरी है। 7.35 के नीचे चला गया तो काफ़ी बीमारी है, ऐसा जांच किया जाता है। और डॉक्टर लोग बिल्कुल अपनी सेवा में काफ़ी कुछ दिक्कतों लेके मरीज़ की मदद करने की कोशिश करते हैं। जैसा अपना पीएच 7.45 की तरफ जा रहा है तो तबीयत काफ़ी तंदुरुस्त होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक मेरी कल्पना है और मेरे को दिक्कत है इसमें कि अपने मेडिकल प्रोफेशन वालों ने इस पर काफ़ी जो अभ्यास करना ज़रूरी है उस पर ध्यान काफ़ी से दिया नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? अभी जब 7.35 to 7.45 का जो रेंज है, तो समझ लो 7.35, 7.36 है तो बीमार है करके उसको इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर 7.39 हो या 7.40 हो तो उसका मतलब वो छोटी बीमारी है क्या, थोड़ी सी दिक्कत है क्या, उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? अगर कुछ कर सकते हैं तो क्या करना ज़रूरी है? उस हिसाब से ये पढ़ाई नहीं हुई है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो टेस्टिंग का ये है वो मनमानी ज़रा ज़्यादा है और उस पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं प्रतिकार शक्ति के बारे में। अलग अलग ढंग के मेडिसिन में क्या है। एलोपैथी की तो अभी हमने बात की, जहाँ जांच करने से क्या पता चलता है। लेकिन जब हम क्लिनिकल मतलब मरीज़ की देखभाल करते वक्त हम जब जांच करते हैं, निदान करते हैं, तो निदान में ध्यान आता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे नज़र आती है और उस पर से हमें लक्षणों से पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन गए 20 सालों में हमारे नज़र में आया है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जो निदान करते वक्त ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट पे आने के लिए 1, 2, 3, 4 दिन कभी कभी लग जाते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि निदान जो करना है डॉक्टर से उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए और इन्वेस्टिगेशंस कभी कभी देरी से आते हैं। अब चले आयुर्वेद और ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर के बारे में। वहाँ पे कहा जाता है कि उनकी जांच पद्धति अलग है और वो जांच पद्धति है काफ़ी कुछ देखने का, जिसमें वो वैद्य या एक्यूपंक्चरिस्ट के हिसाब से वो जांचा जाता है। तो उस हिसाब से जब वे देखते हैं तो वो नाड़ी परीक्षा करते हैं,
कफ पित्त वात का समतोलता देखते हैं, प्रमाण देखते हैं, दोष का प्रमाण देखते हैं और उस हिसाब से देह का जांच करते हैं। ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में भी नाड़ी परीक्षा, जीभ की परीक्षा, बदन के साइंस, कहीं श्रेणियाँ और कुछ टिप्पणियाँ, ये सब देखते देखते दोनों आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें बीमारी होने से पहले कभी कभी पता चल सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि बीमारी होने से पहले, लेकिन जब छोटी बीमारी होती है तो वो ध्यान में आ सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें प्रख्यात जो तज्ञ लोग हैं, तज्ञ आयुर्वेद या तज्ञ एक्यूपंक्चर वाले हैं, उनसे ही किया जा सकता है। तो प्रतिकार शक्ति मतलब क्या? तो अभी इतना सब प्रतिकार शक्ति के बारे में बात किया है और प्रतिकार शक्ति देखते देखते ध्यान में आया कि उसका निगड़ित है कि हमारी तबीयत क्या है। तो तबीयत मतलब क्या, यही नया सवाल आता है। इसीलिए हम तबीयत के बारे में जानना चाहेंगे। तो अब तबीयत मतलब क्या है? अच्छी तंदुरुस्ती तबीयत हो मतलब हमें कोई प्रकार की दिक्कत या न होना चाहिए और हमारे सभी जो श्रेणियां हैं वो अपने नॉर्मल लिमिट्स में होने चाहिए, साधारण में होने चाहिए। तो साधारण में होना मतलब क्या? तो ये जानना जरूरी है कि साधारण मतलब क्या, और इसकी बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि हम लोग आपस में हम साधारण है करके काफ़ी कुछ चीज़ें दिक्कतें बदन पे सफ़र होते हुए वैसे ही चला लेते हैं। अभी हमने वो ग्राफ लगाया है, लाइन ग्राफ, जहाँ हमने बताया है कि जो आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त है और अगर उसको बीमारी ज़्यादा हो तो वो मौत के करीब चला जाता है। तो उस लाइन पे देखो तो मौत के करीब, उसके आगे है, उसके पीछे आया बीमारी होना, उसके पीछे आया तंदुरुस्त थोड़ी सी अब की तबीयत। और काफ़ी लोग ये समझते हैं कि अगर बीमारी नहीं है तो हम तंदुरुस्त हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम काफ़ी कुछ छोटे मोटे चीज़ें दिक्कतें लेते हुए ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं। उससे बढ़िया हो तो ज़रा अच्छी तंदुरुस्ती होती है, और जब कुछ भी चीज़ दिक्कतें ना हो तो हम नॉर्मल कहलाते हैं। अभी काफ़ी लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं जो कहते हैं मेरे घुटने में दर्द है, लेकिन मेरे को डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर 5 साल से 8 साल से है, लेकिन मैं नॉर्मल हूँ। यही तो बड़ा प्रॉब्लम है। हमने सब अपने डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, अलग अलग ढंग के जो छोटी मोटी बीमारी है उसको हम नॉर्मल कहते हुए जीवन बिता रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हमने ये नया ढंग का फॉर्मूला आपके सामने रचा है, जहाँ नॉर्मल की बात एक जगह है और बीमारी और मौत की दूसरी तरफ है, और बीच में जो हमने कहा है कि तबीयत तंदुरुस्त होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो नॉर्मल लिमिट्स की बात कर रहे हैं, साधारण तबीयत की। तो अब साधारण तबीयत क्या है वो देखेंगे। तो भाई साधारण मतलब क्या? जब हम साधारण की बात करते हैं तो साधारण, इसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जोड़ लिए हैं जिससे हम समझते हैं कि ये सब साधारण है। उससे हम जीवन में वैसे ही हम दिक्कत लेते हुए जीवन शैली चला रहे हैं। तो उसके कई कई उदाहरण हैं। अगर किसी को सर दर्द है तो हम समझते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सर दर्द तो आते रहता है, सर दर्द हो तो चाय कॉफ़ी पी लो, गोलियां ले लो और काम पे चले जाओ। अगर हमारी मूड में बदलाव आता है, कहीं अच्छा उच्च मूड है, कहीं डाउन है, अप एंड डाउन कुछ हो रहा है, तो हम उसे समझते हैं कि वो कोई नहीं, बात ठीक है। अगर हमारी नींद ठीक से नहीं हो रही है तो हम मान लेते कि अरे हमें थोड़ी नींद का प्रॉब्लम है, लेकिन हम नॉर्मल है। अगर हमारी ऊर्जा कम है और हमें काफ़ी कुछ थकान आती है, दिन के बीच में ही थकान आती है या और कुछ थकान आता है, शाम को थके हुए घर आते हैं, तो हमें लगता है नहीं उसमें कोई है, मैं वैसे ही हूँ, मेरे लिए नॉर्मल है। औरतों की जो मानसिक पाली जो आती है या मानसिक चक्र, उसमें अगर औरतों को दिक्कत है कि वो खून ज़्यादा बह रहा है या कम बह रहा है, या बदन में दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, ये सब हम समझते हैं कि वो सब साधारण है, वो तो हमने सह करना ही है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, उसको कोई इलाज नहीं है। अगर आदमियों को ठंडे हाथ और पैर हो, या हाथ और पैर में पानी छूट रहा हो, या किस प्रकार की थोड़ी नर्वसनेस हो, भूख ठीक से नहीं लग रही है, या पेट साफ नहीं हो रहा है रोज़, या कोई प्रकार के बदन में दर्द हो जिसे हम सिम्टम्स कहते हैं,
या प्रेगनेंसी में अगर किसी को पहले 3 महीने में उल्टियाँ हो, या हम चलते फिरते जब जाते हैं दरवाजे को, दीवार को, फर्नीचर को धक्के लगते हैं और हमें लगता है अरे वो तो ठीक है यार, वो जाते जाते वो मेरी आदत है। कई काफ़ी लोग ऐसे होते हैं बीच बीच में गिर जाते हैं, तो उनको लगता है अरे मैं तो घड़ी घड़ी गिरती हूँ, महीने में एक बार इधर गिर जाते हैं, वो मेरा ध्यान नहीं था ना इसके लिए गिर गए। तो ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसे हमने बताया है कि ये सब हमारे लिए साधारण है, कोई नई बात नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई लक्षण ऐसे नहीं है। अच्छा, ये मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको? ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपका सवाल होगा कि ये सब बता के क्या फ़ायदा, क्या आप इसका कुछ इलाज या कुछ कर सकते हो या कुछ बड़ी लिस्ट बना रहे हो? हमारा जो दिक्कतें हैं या हमें जो दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कुछ हो सकता है क्या? तो बिल्कुल आसान भाषा में बताना हो तो हाँ, हाँ और हाँ, बिल्कुल हाँ। इसीलिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए क्या करना जरूरी है? तो वो करने के लिए हमें ध्यान देना है कि हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अपने जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। और बदलाव लाना मतलब क्या? बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना है? तो बदलाव लाने के लिए हमें हमारी वृत्ति बदलनी है, थोड़ा सा अलग ढंग से जीना है। तो अब आए बदलाव के पास। तो बदलाव मतलब क्या? क्या बदलाव होता है? क्या क्या चीज़ें हम बदलाव कर सकते हैं? तो उसमें 2 प्रकार है, जो चीज़ें हम बदलाव कर सकते हैं और जो चीज़ें हम बिल्कुल बदलाव नहीं कर सकते। जो बदलाव नहीं कर सकते उनमें क्या क्या है? देखो तो हड्डी की जो आकार है वो बिल्कुल हम बदलाव नहीं कर सकते। एक बार 21-22 साल के हो गए तो जितने लंबे हैं, जितने तगड़े हैं, हड्डी हमारी उतनी ही रहेगी साइज में, लेकिन उसकी ताकत में हम बदलाव कर सकते हैं। अगर हमें किसी प्रकार के जन्म से विकलांग हो तो उससे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आजकल ऑपरेशन वगैरह करके हो सकता है, लेकिन नहीं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं बदली कर सकते। या अगर हमें कोई आनुवंशिक चीज़ें हो, उदाहरण मेरी लंबाई, मेरा नाक का शेप, या आँखों का रंग, या बाल घने हैं या नहीं है, वो सब मेरा आनुवंशिक होता है, वो नहीं बदली कर सकते। और एक जो आनुवंशिक होता है वो हमारा ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप हम बदली नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या बदली कर सकते हैं? तो ऐसी जो चीज़ें जिससे हमारा बदन काम करते करते बदन को बदलाव ला सकता है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? ऐसी चीज़ें हैं सांस लेना, मसल्स बोले तो मांस की पेशियाँ, उसमें बदलाव ला सकते हैं। हम खाने पीने में बदलाव ला सकते हैं, हमारी पचन शक्ति में बदलाव ला सकते हैं। हमारी नींद अपने हाथ में है, ठीक वक्त पे सोना, ठीक वक्त पे उठना, या मानसिक स्थिति जो भी है, पढ़ना, लिखना, सोचना वगैरह, इन सब से चीज़ों से हमारे बदन में फ़र्क पड़ सकता है अगर हम ठीक ढंग से करें तो। अगर गलत ढंग से करें तो उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो वो चीज़ें क्या है? जब भी अभी हमने जो इन्वेस्टिगेशन में देखे हैं कि लाल पेशियाँ, हीमोग्लोबिन, सोडियम, पोटेशियम, इसमें सब बदलाव ला सकते हैं। तो ये रहा बदलाव लाने का ढंग। अभी आज हम यहीं पे बंद करेंगे, क्योंकि अगली बार जब मिलेंगे तो हम इसके आगे बात करेंगे। अभी थोड़ी सी बात हम हमारे बारे में करेंगे, आपको बता देंगे हम क्या करते हैं। मेरा नाम है आनंद बापट और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। पुणे में हम भारतीय एक्यूपंक्चर भवन चलाते हैं, जहाँ पे एक्यूपंक्चर निसर्ग उपचार के हिसाब से लोगों को इलाज किया जाता है। हम साइंटिफिक सूर्य नमस्कार भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमारे 70 प्रकार के सूर्य नमस्कार के लेवल्स है, जहां हम लोगों को सिखा सकते हैं। हमारी कोशिश है कि निसर्गोपचार को हम साइंटिफिक बेसिस पे लाना कोशिश कर रहे हैं।
हम शिवाम्बू के तज्ञ होने के नाते शिवाम्बू का प्रचार भी किया करते हैं, और अगर किसी को गरज हो तो हम इंटरनेट क्लिनिक फ्री तंदुरुस्त के लिए चलाते हैं। और अभी जो हम ये YouTube वीडियोस बना रहे हैं, उसी तरह हम बीमारी से मुक्त होने के लिए लोगों को लेक्चर दिया करते हैं, जो 4 घंटों का लेक्चर होता है। तो ये जो अब सीरीज़ हम बना रहे हैं YouTube पे, वो 12-15 वीडियोस की सीरीज़ होगी, जो उसी लेक्चर के भाग है। आनंद बापट जी, स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 12 से 15 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.